राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 2। जो ये इंटीग्रल कैलकुलस है ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है। सो साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकेंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट बुक के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए, कोई सी भी वीडियो चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसके भी प्रीवियस के 3 चैप्टरों के लिंक आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड लेक्चर इंटीग्रल कैलकुलस का। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो देख लें पहले, तभी आपको अच्छे से ये वाला लेक्चर भी समझ में आएगा। क्योंकि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो जो हमने पहले पढ़ा होता है प्रीवियस नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होती है आपकी मैथ्स। ठीक है, तो आपको पहले प्रीवियस लेक्चर देखना चाहिए। उसमें मैंने रेक्टिफिकेशन, जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 रेक्टिफिकेशन है इस चैप्टर का नाम, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 का जो नेम है वो मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, रेक्टिफिकेशन है इसका। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले, जिससे आपको नहीं हो। ये इसका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने इस फॉर्मूले से बेसिस क्वेश्चंस कराए थे, बताए थे, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कराए थे। तो मैंने जैसे कोई कर्व गिवन है उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले का यूज़ होता है। उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चंस बताए थे जिसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, कि कोई गिवन कर्व है उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स। मतलब जो पैरामेट्रिक्स कर्व होते हैं उनकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, या उनकी लेंथ के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज़ होगा। ठीक है, सो मैं सबसे पहले यहाँ पर आज के टॉपिक की हेडिंग डाल देती हूँ, लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स। ठीक है, तो मैं डिडक्टिव मेथड से ये वाला चैप्टर करा रही हूँ। इट मीन्स मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बता रही हूँ और उसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस भी करा रही हूँ। सो इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज़ गिवन बाय, इस तरह से इसमें लैंग्वेज है, मैं लिख देती हूँ पहले फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन बाय x इक्वल्स टू के एफ टी एंड y इक्वल्स टू के फाई टी। इट मीन्स आपको यहाँ पर x और y की जो वैल्यूज़ दी होंगी वो फंक्शन में दी हुई होंगी। जैसे x फंक्शन किसका, यहाँ पर t का बोल रखा है, कुछ भी हो सकता है, थीटा का हो सकता है या t का हो सकता है, किसी का भी। तो x कोई फंक्शन होगा और y भी कोई फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक फाई टी है, दोनों डिफरेंट फंक्शन होंगे। उन दोनों को अगर गिवन दे रखा है तो ds बाई डी टी, एस जो है यहाँ पर वो लेंथ को डिनोट कर रही है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी बताया था, इसलिए ही बोल रही हूँ कि प्रीवियस वाला लेक्चर जो है इससे लिंक कर रहा है, और जिसने प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा उसको ये वाला लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट वाला लेक्चर पहले देख लें। सो एस जो है वो यहाँ पर लेंथ को डिनोट कर रहा है, तो एस का डिफ्रेंसिएशन करा है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। डी एस बाई डी टी का मतलब है एस का डिफ्रेंसिएशन करा है टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। ये तो हो गई इतनी बात। एंड हैंस द लेंथ ऑफ द आर्क। सो जो आर्क की लेंथ है, मतलब जो पैरामेट्रिक कर्व्स हैं उनकी जो आर्क हैं उनकी जो लेंथ है उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस मैंने अभी बताया रिक्वायर्ड लेंथ के लिए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी। यहाँ पर ए टू बी आपको लिमिट हर बार क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको क्वेश्चन में खुद निकालनी होगी। डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि होल पावर 1/2। अंडर रूट और पावर 1/2 का मतलब सेम होता है डी टी। अब ये तो थे फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सेम ही है फॉर्मूला, बस इसमें डिफरेंस इतना है, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हटके क्या लग जाता है, इंटीग्रेशन। आपको पता ही है डिफ्रेंसिएशन हटके क्या लगता है, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लिमिट लगाइए, तो ये एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स का। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर।
ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेती हूँ इस फॉर्मूले से रिलेटेड और आपको उसके बेसिस पे करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेती हूँ, x इक्वल्स टू के a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल्स टू के a 1 माइनस कॉस थीटा। जैसा मैंने आपको बताया था सेम वैसा ही है। यहाँ पर x और y के दो फंक्शन दे रखे हैं। मैंने बोला एक्स एफ टी, यहाँ पर फंक्शन किसका है, थीटा का, क्योंकि यहाँ पर हर जगह थीटा है। तो x इक्वल्स टू के ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल्स टू के ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर था t का फंक्शन, तो हमने t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बताया था फॉर्मूले में। यहाँ पर है थीटा के फंक्शंस, तो आपको किसका दिखाना है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। देखिए क्या चाहिए होता है, dx बाई डी टी। इट मीन्स आपको क्या चाहिए, dx बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में थीटा है, t के बदले में थीटा है। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो dx बाई डी थीटा कितना होगा, इट मीन्स x का थीटा के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। सो a तो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज़, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, dx बाय डी थीटा हम फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह आपको क्या चाहिए, dy बाय डी थीटा। ठीक है, dy बाय डी थीटा। सो y का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, करते हैं। जब y का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, a एज इट इज़ 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के साइन थीटा। कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस के साइन थीटा, और एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर हम केवल साइन थीटा लिखेंगे। एक कांस्टेंट टर्म है 1 का 0। डिफ्रेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशिएशन का आप 11th क्लास में पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन, अब ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। इस चैप्टर को करने से पहले आपको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही अच्छे से आने चाहिए। ये मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बोल चुकी हूँ। काफ़ी सारा ऐसा होते हैं बच्चे जो 12th पास कर लिया है, ग्रेजुएशन में मैथ्स है और उनको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ही नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब आती है क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, हमारे माइंड में ये फॉर्मूला है तो हमें dx बाई डी थीटा चाहिए, dy बाई डी थीटा चाहिए, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, और साथ में लिमिट और चाहिए। सो यहाँ पर आपको लिमिट और ध्यान रखनी है। लिमिट कितनी होगी, द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई। तो जो इसकी लिमिट होगी वो क्या कितनी होगी, 0 टू पाई। ठीक है, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे द, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है और चेक करने वाले को भी इजी हो जाता है कि इसने क्या निकाला है। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड लेंथ, लेंथ का फॉर्मूला क्या था, s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट की पावर dt, विद इन अंडर रूट और साथ में dt। देखिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करें या आप होमवर्क में करें, ट्यूशन में करें, स्कूल में करें, कॉलेज में करें, कहीं भी जब भी आप मैथ के क्वेश्चंस करें, बचपन से ही जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चंस करें तो जिस फॉर्मूले से रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हैं उस फॉर्मूले को उस क्वेश्चन में लिखें। ठीक है, जिस भी फॉर्मूले से आप रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं उस क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को स्टार्टिंग में लिखिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, जब इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। देखिए, जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे बहुत टाइम बाद भी तो आप समझ पाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैंने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया है, मैंने इस क्वेश्चन को किस तरह से करा था, किस मेथड से, किस प्रोसेस से किया था। वो फॉर्मूला लिखा होगा ऊपर तो आपको क्लियर होगा, अच्छा मैंने इस फॉर्मूले के हेल्प से इस क्वेश्चन को किया था। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, अगर आप जितनी बार क्वेश्चन करते हैं उसमें फॉर्मूला लिखते हैं तो वो फॉर्मूला आपको याद हो जाता है। तो वो फॉर्मूला आपको याद हो जाता है किस वजह से, आपकी प्रैक्टिस की वजह से, बार बार लिखने की वजह से, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो वो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, जब आपके टीचर चेक करेंगे आपका टेस्ट में, आपके एग्ज़ाम में, तो वो फॉर्मूला लिखा होगा तो टीचर को बड़ा हेल्पफुल होता है कि अच्छा बच्चे ने इस बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन को किया है, हाँ यही लगना था, इसने ठीक किया है, तो उसको चेकिंग में ईजी हो जाता है। तो फॉर्मूला
आपके क्वेश्चन करने से सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। बच्चे के लिए बेनिफिट है कि उसको याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक, और टीचर को चेक करने में ईजी होगा, तो दोनों के लिए बेनिफिट है। तो आप फॉर्मूला हमेशा लिखें, ठीक है। सो ये तो थोड़ी अलग बात हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। यहाँ पर आपको लेंथ फाइंड करनी है। कर्व थे, हमने दोनों को डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, थीटा टाइम्स लिमिट देख ली है, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। एस इक्वल्स टू लिमिट है ए टू बी, यानी कि 0 to पाई, ए 0 एंड बी इज़ पाई। फिर अंडर रूट में डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी कितना है, डी टी या डी थीटा, आप यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बनाएं अगर, तो डी थीटा लिख लें, क्योंकि यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में किया है आपने सब। तो डी एक्स बाई डी थीटा, डी टी बाई डी थीटा और डी थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर है डी एक्स बाई डी टी थीटा का होल स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, यहाँ देखिए ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए 1 प्लस कॉस थीटा, और साथ में क्या है होल स्क्वायर, तो स्क्वायर भी लगाना आप ना भूलें, प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सब पे स्क्वायर लगाना ना भूलें डी थीटा। बहुत से बच्चे जब वैल्यूज़ रखते हैं तो स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं इन क्वेश्चंस में। अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, अंडर रूट से बाहर जाएगा ए, अंडर रूट से स्क्वायर की पावर जब बाहर जाती है तो वो केवल 1 वैल्यू देती है, उसकी पावर 1 हो जाती है, तो ए तो बाहर आ गया। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए, ये जूम करने के लिए ज़्यादा ही हो गया। अब सही है। अब देखिए ए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ है, ए स्क्वायर बाहर चला गया है, दोबारा नहीं लिखना है, डी थीटा एस इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन 0 to पाई, ए जो है वो कांस्टेंट टर्म है इसलिए मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख देती हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया, अंडर रूट यहाँ पर देखिए 1 है, प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जब सीखी थी सबसे पहले आपने यही प्रॉपर्टी सीखी होगी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहाँ पर आ गया 1 2 कॉस थीटा। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, बिल्कुल एक भी स्टेप मिस नहीं कर रही हूँ मैं, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, लिमिट और बाकी सब एज इट इज़। अंडर रूट में 2 प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इधर कर देती हूँ, ए 0 to पाई, 2 जो है वो कॉमन ले रही हूँ मैं, 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा अंदर, 1 प्लस कॉस थीटा विद अंडर रूट डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल मैथ्स करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए ध्यान से, 2 तो बाहर है, कॉस थीटा के साथ जब भी 1 बनता है, कॉस थीटा के साथ जब भी 1 बनता है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। जब cos थीटा के साथ माइनस में 1 होता है तो साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जब प्लस में 1 होता है तो cos वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फिर से बोल रही हूँ, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो जब cos थीटा के साथ प्लस में 1 होता है तो हम cos वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और जब माइनस में 1 होता है तो हम साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और जो थर्ड वाला फॉर्मूला उसका यूज़ नहीं होता है 1 वाली केस में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि cos के साथ अगर 1 दिखेगा तो आपको उसको कैंसिल आउट करना है cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाकर। अब यहाँ पर cos 2 थीटा तो है ही नहीं, cos थीटा है, एंगल का हाफ है, तो एंगल का हाफ करके हम इधर लगाते हैं, मतलब ऐसे बनेगा 1 प्लस और cos 2 थीटा, यानी कि cos थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, डी थीटा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल कर दिया, इसी ही वजह से हमने ये फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर, क्योंकि हमारा 1 से 1 हमें कैंसिल करना होता है। एस इक्वल्स टू ए 0 to पाई 2, अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा विद इन अंडर रूट, अभी अंडर रूट चल रहा है। एस इक्वल्स टू के ए 0 to पाई 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 विद इन अंडर रूट डी थीटा। एस इक्वल्स टू के ए 0 to पाई, ठीक है, 0 to पाई, थोड़ा स्पीड में बता दिया क्योंकि यहाँ पर नोट किया है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, 4 है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा कितना जाएगा 2, कॉस अंडर रूट से बाहर जाएगा, कॉस स्क्वायर है बाहर जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा।
अब देखिए एस इक्वल्स टू 2a बाहर इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। अब सिंपल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है आपको यहाँ पर, कॉस थीटा बाई 2 का 2a एज इट इज़ इन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो कॉस थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2 लिमिट लग जाएगी 0 टू पाई। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90, साइन 90 इज़ 1। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, 10th क्लास में पढ़कर आए होंगे। साइन पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 0। देखिए अगर मैं इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके लगाती हूँ ना, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 इस तरह से लिखूँगी, तो साइन पाई बाई 2 इज़ 1 एंड साइन 0 इज़ 0, तो 2a आंसर आ रहा है, बट इसका आंसर है 8a। वो इसलिए है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 4 से, मल्टीप्लाई करनी होगी 4 से। क्यों करनी होगी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। तो इसका आंसर होगा 8a, जो कि इसकी रिक्वायर्ड लेंथ होगी। 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्यों, जो कर्व दिए होते हैं, कैमरा बहुत हिल रहा है आज, जो कर्व दिए होते हैं उसमें हमें चारों साइड्स का निकालना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें चारों साइड का निकालना होता है, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये बात मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ डायग्राम से, जैसे कि पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी ले लीजिए, इलिप्स कुछ भी ले लीजिए आप, मैंने इलिप्स लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने जब इलिप्स थोड़ा ठीक नहीं बना अभी समझने के लिए, इलिप्स लिया है, तो जब आपको कर्व की इक्वेशन दी होती है तो एक साइड की दी होती है, आपको तो पूरे कर्व की इक्वेशन निकालनी है, पूरे ही इलिप्स की लेंथ फाइंड करनी है। आपको जब इक्वेशन दी होती है तो एक साइड की कर्व की दी हुई है, इसलिए आपको जब लेंथ निकालनी है तो आपको चारों साइड की निकालनी है। मतलब अगर हम बिल्कुल पर्टिकुलर बनाएं तो बिल्कुल ठीक से ऐसे बनता है जो चारों साइड से इक्वल होता है, मतलब इधर जितना है उधर ही इतना, उधर इतना, उधर इतना। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई ज़रूर करनी है। और स्टार्टिंग में जब आप फॉर्मूला लिखते हैं, आपको पता है कि इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप 4 यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, सब में इंटीग्रेशन के बाद 4 लेकर चल सकते हैं, लास्ट में आपकी 4 से ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बहुत से टीचर्स ऐसे करते हैं, स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में 4 लेकर चलते हैं कि इस फॉर्मूले में यहाँ पर 4 लगेगा, तो उनका आंसर लास्ट में करेक्ट आता है। आपको बस ध्यान रखना है कि 4 से मल्टीप्लाई करना। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉच माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।